नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था यकृत और पित्ताशय, तो आज हम एक नए टॉपिक से आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र। तो जैसा कि हम इसका बारे में थोड़ा सा आपको बेसिकली बता देते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। एक बेसिकली नॉर्मली भाषा में बता देता हूँ। जिन पदार्थों की शरीर में आवश्यकता नहीं होती उन्हें बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब इस साइंस की भाषा में कैसे कहेंगे हमसे, शरीर से अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं, और इसमें भाग लेने वाले अंग तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इसके अंतर्गत काफी अंग आते हैं, जैसे कि ये हमारी त्वचा होती है, हमारी किडनी होती है, और गुर्दा, हमारा यकृत, हमारे फेफड़े, ये सभी हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो मैंने आपको पहले परिभाषा बताई है, मैं उसे पहले बोर्ड पर दिखाता हूँ, फिर थोड़ा आपको अंगों के बारे में पढ़ाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, तो जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई थी उसी तरीके से मैं आपको लिखाता हूं। तो मैंने आपको बताया था शरीर से अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने ये क्रिया लिखा दिया, आपको परिभाषा इसकी मान पड़ी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे कि इसमें भाग लेने वाले अंग तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, ये चीज सभी में कॉमन है, ये बात हमारी सभी अंगों में कॉमन होती है। जैसे उत्सर्जन तंत्र में भाग ले रहे हैं तो हमें उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, लेकिन अगर वो श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं तो श्वसन तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं तो परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो जिस अंग के अंतर्गत है, जिस तंत्र के अंतर्गत जो अंग भाग लेते हैं वो उसी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं उत्सर्ज्य अंग क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे उत्सर्ज्य अंग कहलाते हैं। तो देखिए, मनुष्य में उत्सर्ज्य अंग, मनुष्य के उत्सर्ज्य अंग तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा वृक्क, उसके बाद होता है हमारा त्वचा, और जैसे फेफड़े होते हैं, और हमारे यकृत होता है, और हमारे आंत। तो ये सभी हमारे उत्सर्ज्य अंग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये उत्सर्जन अंग तो होते हैं, लेकिन ये किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, जो हमारे वृक्क होता है, वृक्क यानी कि किडनी, और किडनी को हम गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो यह करता है नाइट्रोजन पदार्थों का, नाइट्रोजन पदार्थों का। अब आते हैं त्वचा पर। तो त्वचा के बारे में तो सभी जानते होंगे। त्वचा हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालता है। त्वचा निकालता है हमारे पसीना। पसीने के साथ साथ एक चीज को और निकालता है, वो तेलीय पदार्थों को, तेलीय पदार्थों को।
तो देखिए अब आते हैं फेफड़े। तो फेफड़े हमारे शरीर से एक एक वर्ड तो आपको सभी को मालूम होगा, जैसे कि त्वचा पसीना को निकालती है और फेफड़े निकालते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी CO2। CO2 प्लस जलवाष्प, और एक होती है हमारी जहरीले गैसें, जहरीली गैस। तो इन चीजों का जो उत्सर्जन होता है वो हमारा फेफड़ा करता है। अब बात करते हैं यकृत पर। तो हमने अगली वीडियो में आपको यकृत और पित्ताशय बताया था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि यकृत किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो हमने आपको बताया था यह अमोनिया को यूरिया में बदल के निकालता है, यूरिया। यह एक तरह से कह सकते हो इसे, यूरिया को मूत्र में बदलकर निकालता है। अब आते हैं आंत। तो आंत हमारे अनपच भोजन का उत्सर्जन करती है, अनपचे भोजन। तो देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा कौन सा उत्सर्जन किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अब हम बात करते हैं वृक्क पर। पहले वृक्क पर पढ़ाएंगे, फिर फेफड़े, जैसे करके हमारे क्रम बनता रहेगा, हम उस तरह आपको बताते रहेंगे। तो चलिए पहले वृक्क यानी किडनी पर चर्चा करते हैं। वृक्क, तो पहले हम आपको बताते हैं वृक्क को किन किन नामों से जाना जाता है। वृक्क को हम गुर्दा भी कहते हैं और किडनी भी कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो वृक्क की जो इकाई होती है, जो कार्यात्मक उसकी इकाई होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। और वृक्क का जो अध्ययन होता है यानी स्टडी ऑफ किडनी का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो हम आपको लिखा देते हैं। तो यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी को कहते हैं नेफ्रॉन। मैं आपको हिंदी में भी लिख रहा हूं। अच्छा, अब आपको बताते हैं स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ किडनी। तो स्टडी ऑफ किडनी कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बात करते हैं कि किडनी में वजन कितना होता है और उसका आकार कैसा होता है। तो देखिए, तो किडनी का वजन होता है उसका 140 ग्राम। अब आते हैं आकार पर। आकार होता है उसके सेम के बीज के जैसा, सेम के बीज। तो मैंने आपको आकार भी बता दिया और उसका अध्ययन बता दिया और उसकी इकाई बता दी है। तो अब हम बताते हैं जो नेफ्रॉन होती हैं वो कितनी होती हैं और उन्हें किस तरीके से बताया जाता है। तो देखिए, इसमें का मतलब होता है वृक्क यानी किडनी पर बात कर रहे हैं। इसमें 1,30,000 छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो देखिए, आपको इनकी नेफ्रॉन की संख्या भी मालूम पड़गी और इनकी आकृति भी मालूम पड़गी। जो छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब आपको बताते हैं इसके जो नेफ्रॉन होती है, इसके प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याली नुमा संरचना पाई जाती है। प्याली नुमा
संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, तो मैंने आपको उसका नाम भी लिखा दिया, तो जिसे हम बोमेन संपुट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन से आने वाले यानी किडनी से आने वाले अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है किडनी से। तो किडनी से हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। और हम भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया, किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक लूप होता है। चलो मैं पहले किडनी का आपको आकार बता देता हूँ। आकार कुछ इस तरह होता है इसका। देखिए मैंने आपको बताया था इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है, तो थोड़ा आकार हल्का सा चिन्हित है लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक लूप लगा होता है, इस तरह एक नली लगी होती है जिसे हम बोलते हैं हेलन लूप, और उसमें कुछ इस तरीके से एक संरचना होती है और इसमें एक थोड़ी थोड़ी प्याली सी बनी होती है। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें एक हेलन लूप लगा होता है जिसका नाम होता है हेलन लूप, और इसमें प्याली नुमा संरचना होती है, प्याली को बोलते हैं बोमेन संपुट, और इसके जो अंदर का भाग होता है उसे बोलते हैं मेडुला और बाहर के भाग को बोलते हैं कार्टेक्स। तो मैंने आपको किडनी के बारे में बता दिया, लेकिन लिखाया तो नहीं है, मगर बोल के आपको समझा दिया। अब हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, हेलन लूप का संबंध किससे होता है? तो आपका इसमें आंसर रहेगा कि वृक्क से। तो देखो मैंने किडनी से आने वाले क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे जो रक्त होता है किडनी में, रक्त की आपूर्ति, यानी कि उसका जो फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि एक निस्यंदन, यानी जो उसका शुद्धिकरण होता है वो किस तरीके से होता है। तो मैं पहले आपको इसे साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अब मैं जो किडनी में जो रक्त की पूर्ति होती है वो किस तरीके से होती है। किडनी में रक्त की आपूर्ति देखिए वो किस तरीके से होती है। तो एक होती है हमारी महाधमनी, तो जिसमें से रक्त जाता है हमारा वृक्क धमनी में। अब देखिए वृक्क धमनी के बाद रक्त किसमें जाता है, तो फिर उसके बाद जाता है हमारा वृक्क धमनिकाओं में। वृक्क धमनिकाओं में जाता है, फिर उसके बाद जाता है हमारा बोमेन संपुट में। उसके बाद बोमेन संपुट गया। तो यहाँ पे ना एक चलनी नुमा एक संरचना होती है, चलनी यानी कि एक छन्ना लगा होता है जिसका नाम होता है कोशिका गुच्छ।
जिसमें रक्त होता है, जिसमें छनता है, यानी रक्त का निस्यंदन होता है, और निस्यंदन का मतलब होता है छनना। तो देखिए, फिर उसके बाद जाता है हमारा अपवाहिका धमनिका। तो देखिए, धमनिका वोमेन सम्मुख के बाद रक्त अपवाहिका धमनी जाता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? एक सिरा होती है जिसका नाम होता है रेनियल सिरा। इस रेनियल सिरा को आप रक्त सिरा के नाम से भी कह सकते हो। फिर उसके बाद जाता है रक्त हृदय में, और हृदय के बाद जाता सूरा महाधमनी। तो इस तरह रक्त का ये निस्यंदन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया था कि वोमेन संपुट के बाद रक्त का छन्ना होता है, तो उसका नाम क्या होता है जिसमें होता है? तो कोशिका गुच्छ। इसमें होता है रक्त का निस्यंदन। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब देखिए, वोमेन संपुट से क्या क्वेश्चन बनता है? इसमें रक्त इकट्ठा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो छन्ना लगा होता है उसका नाम होता है कोशिका गुच्छ, जिसमें कि रक्त का छन्ना होता है, यानी निस्यंदन होता है। तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद फिर रक्त महाधमनी में चला जाता है। तो अब मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं रक्त में जो नलिका होती है, यानी कि जो रक्त वाहिनी होती है जिनमें रक्त बहता है। तो देखिए, रक्त नलिका है, इन्हें हम रक्त वाहिनियां कहते हैं, यानी कि जिनमें रक्त बहता भी है। तो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धमनी, जिनमें कि शुद्ध रक्त बहता है, और एक होती है हमारी सिराएं, जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ। रक्त नलिकाएं, या कह सकते हो वाहिनियां। चलो इतना ही जान लो, रक्त नलिका। तो देखो, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धमनी, एक होती है हमारी सिरा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त रहता है, इसमें शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब बात करते हैं सिरा। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, सिरा। तो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था, जो रेनियल सिरा होती है, यहाँ पे रक्त का निस्यंदन हो जाता है कोशिका गुच्छ में, और रक्त इकट्ठा होता है हमारा वोमेन संपुट में। तो निस्यंदन होने के बाद रक्त आ जाता है अपवाहिका धमनी में, उसके बाद आता है रेनियल सिरा। तो यहाँ से रक्त में जो अशुद्धि होती है, जो भी हमारे रक्त में अशुद्धि पाई जाती है, वो यहाँ से सीधे, जो भी नाइट्रोजन पदार्थ पाए जाते हैं, वो यहाँ से सीधे मूत्राशय में चले जाते हैं, और मूत्र के साथ वो निकल जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं। तो पहले इन्हें पूरा कराते हैं। रक्त सिराएं होती हैं और धमनी होती है, इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि सभी धमनियों में रक्त शुद्ध बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है फुफ्फुस। तो आपको शायद बोर्ड में नाम समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन लिख सकते हो, फुफ्फुस धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रहता है। तो देखिए, ये तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिरा भी होती है जिसका नाम है, यही नाम होता है
देखो मैंने आपको बताया था सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये सिरा होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। तो एक तरह से ये अपवाद के समान है। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दी। अब हम बात करते हैं जो हमारे नाइट्रोजन पदार्थ निकलते हैं, या एक तरह से कह सकते हो निस्यंदन के बाद, यानी छनने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे हम कहते हैं मूत्र, यानी यूराइन। तो इसे लिखा देते हैं, निस्यंदन के बाद जो पदार्थ बचता है, जो पदार्थ बचता है उसे कहते हैं मूत्र, यानी यूराइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, और उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। मूत्र पीला रंग, तो देखिए पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, और एक होता है इसमें गंध। तो देखिए गंध किसके कारण आते हैं, तो वो गंध आती है अमोनिया के कारण। तो ये मैंने आपको बता दे। अब मैं आपको बताता हूं जो मूत्र होता है उसमें कौन सा पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है। जैसे कि यहां पे दिखा देता हूं मूत्र, तो देखिए इसमें 96% जल पाया जाता है। 96% जल प्लस 2% यूरिया, और 1.3% पाया जाता है हमारा CPF, और 0.5% पाया जाता है हमारा यूरिक अम्ल। तो देखिए मैंने आपको मूत्र में पाए जाने पदार्थों का प्रतिशत बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं जो मूत्र होता है उसमें एक तो विटामिन सी पाया जाता है। तो मैं आपको लिखा देता हूं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और जो मनुष्य होता है वो प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का स्राव करता है। मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो हमारा मूत्राशय होता है जिसमें कि मूत्र हमारा उपस्थित होता है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच एक वाल्व लगा होता है जो कि हमें से जो मूत्र की जो क्षमता होता है उसे कंट्रोल करते हैं। तो उस वाल्व को क्या कहते हैं। तो मूत्र मार्ग और मूत्राशय के बीच के वाल्व, तो देखिए उस वाल्व का नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूं, उसका नाम रहता है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। तो देखिए मैंने उस वाल्व का नाम लिख दिया आपको। अब मैं आपको बता देता हूं ये जो वाल्व होता है ये 1 से 5 वर्ष के बच्चों में नहीं पाया जाता है। वाल्व यह 1 से 5 वर्ष
बच्चों में नहीं होता है। होता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक मैंने जो किडनी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए, तो आप इसे नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज में इससे एग्जाम आपका बाहर नहीं जाएगा। किडनी से जो भी क्वेश्चन पूछे वाले हैं वो यहीं से आएंगे। तो हमने आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देना, जिससे कि हमें थोड़ा हमारा चैनल ग्रो करे और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।